नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। 9:30 सुबह के बज चुके हैं। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर नजर डालने का वक्त हो चला है। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं आज की टॉप लाइंस पर। G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 के आउटरीच सत्र में आज होंगे शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर होगा फोकस। इटली, अमेरिका, यूके समेत शिखर सम्मेलन में तमाम देशों से होगी द्विपक्षीय मुलाकात। औद्योगिक संगठन CII के मुताबिक इस साल देश की अर्थव्यवस्था 8% की दर से विकास करेगी। CII प्रेसिडेंट संजीव पुरी ने बेहतर मानसून और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार पर जताया भरोसा। मूडीज ने कहा एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना रहेगा। टेस्ला शेयर होल्डर्स ने एलन मस्क के करीब $45 अरब के पे पैकेज को दी मंजूरी। टेस्ला शेयर्स 2021 के उच्चतम स्तर से अभी 55% नीचे कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के तौर पर एलन मस्क के भाई किम्बल मस्क और रूपर्ट मर्डोक के बेटे जेम्स मर्डोक को भी शामिल करने को मंजूरी मिली। और सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शेयर बाजार ने गिरावट के साथ शुरुआत की। सेंसेक्स 73 अंक लुढ़का। निफ्टी 50 ने 30 अंकों की गिरावट दिखाई। ये कुछ बड़ी खबरें जिस पर हमारी निगाह रहेगी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं G7 के इस समिट से, जो काफ़ी अहम है इस लिहाज से क्योंकि भारत लगातार ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर शामिल हो रहा है। साथ ही साथ जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ के तौर पर भारत को देखा जा रहा है G20 की सफलता के बाद। अब G7 देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते हमेशा से रहे हैं। यह समूह भारत को कितना महत्व देता है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2019 से भारत को हर बार सम्मेलन में आमंत्रित किया जा रहा है। PM मोदी इस शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं बार हिस्सा लेंगे। इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की दमदार मौजूदगी वैश्विक मंच पर देश के दबदबे को दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली ही यात्रा G7 समूह और इटली के साथ भारत के मजबूत संबंधों को रेखांकित करती है। अन्य वैश्विक संगठनों की तुलना में G7 समूह को ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसकी वजह सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान का शामिल होना है। G7 के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देश वर्तमान वैश्विक GDP में लगभग 45% के भागीदार हैं। ये देश दुनिया की 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 समूह के देश भारत के साथ अपने रिश्तों को कितना अहम मानते हैं, इसका अंदाजा G7 शिखर सम्मेलन में भारत की लगातार मौजूदगी से भी होता है। 2019 से भारत इस सम्मेलन में हर बार आमंत्रित किया गया है। 2019 में फ्रांस, 2021 में ब्रिटेन, 2022 में जर्मनी और 2023 में जापान द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद 2024 में आउटरीच देश के तौर पर भारत इस बड़े मंच पर मौजूद है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सम्मेलन में ये लगातार 5वीं शिरकत है। इस शिखर सम्मेलन में ये भारत की कुल मिलाकर 11वीं भागीदारी है। इटली दौरे में प्रधानमंत्री की कई G7 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी बेहद अहम हैं। इन मुलाकातों से पता चलता है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियां भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी उत्सुक हैं। G20 की अध्यक्षता से लेकर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के आयोजन तक भारत ग्लोबल साउथ देशों के सरोकारों की आवाज हमेशा बुलंद करता रहा है। G7 में भारत की प्रभावशाली मौजूदगी इन देशों के हितों और चिंताओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में भी बेहद लाभकारी है। PM की यात्रा भारत इटली संबंधों की मजबूती को भी दिखाती है। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी हाल के वर्षों में बहुत मजबूत हुई है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए बार बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और PM मोदी के इटली दौरे पर हमारे साथ अपुलिया इटली से अमृतपाल सिंह जुड़ रहे हैं। अमृतपाल, G7 के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री का फोकस किन मसलों पर होगा उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन अमित ये समझना चाहेंगे कि G20 जब भारत ने आयोजित किया तो उसमें जो अफ्रीकन देश हैं वो एक तरह से उनकी एक मजबूत आवाज़ बन करके उभरा।
इस बार भी क्या वो दस्तक G7 के मंच पर सुनाई दे सकती है? भारत एक बार फिर से सशक्त आवाज बनकर उभर सकता है विकासशील देशों के लिए? जी, आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री आज सुबह ही यहाँ अपुलिया जो कि दक्षिण इटली का एक प्रांत है, उसके बोर्गो नाजिया एक गांव है जहाँ पे ये G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उसमें शिरकत करने आए हैं और एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे। जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन अफ्रीकी मुल्कों के साथ, मेडिटेरेनियन में कोऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी पे बात करेंगे, पर सबसे अहम बात होगी प्रधानमंत्री का ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना, विकसित देशों को एक संदेश देना कि आप विकासशील देशों की नीड्स, एस्पिरेशंस, समस्याएं, मसले सुलझाए बगैर दुनिया के जो बड़े मसले हैं, दुनिया की जिन चुनौतियों से आज जूझ रहा है, उनको आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे, उनका हल नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि विकासशील देशों में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। तो प्रधानमंत्री चाहेंगे कि एक सिनर्जी बने जो G20 जो भारत में पिछले साल आयोजित हुआ था और जहां पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई थी, जिसमें ये सब G7 के नेता थे, कि वो उसमें एक सिनर्जी ढूंढ पाए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और बोर्गो नाजिया कम्युनिके के बीच में, और जो एग्री किया गया था उनको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करें और वो प्रायोरिटीज को, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पे हो, चाहे वो डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज हो, चाहे वो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस को लेके हो, चाहे फूड सिक्योरिटी को लेके हो, उन मुद्दों पर दुनिया इकट्ठा हो, खास करके G7 और बाकी जो आमंत्रित देश हैं वो एक यूनाइटेड मैसेज भेजें बाकी की दुनिया को कि अब वक्त आ गया है कि ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में सबकी बराबर की हिस्सेदारी हो। बिल्कुल सही कहा आपने अमृत, आप इस पर निगाह बनाए रखिए और ख़ास तौर पर जो चुनौतियां हैं वो तो दुनिया के सामने वही हैं, मंच अलग अलग हो सकते हैं, उस पर डिस्कशन का एजेंडा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सॉल्यूशंस हैं एक कॉमन सॉल्यूशंस पर दुनिया को पहुंचना ही होगा। और ऐसे में G7 जो कि बड़े विकसित देशों का एक समूह है, उनकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वापस लौटते हैं, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको, उस पर CII के जो अध्यक्ष हैं संजीव पुरी, उन्होंने कहा कि CII को विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश अपना आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम जारी रखेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल होगी। 2023-24 के लिए 8.2% का विकास दर काफ़ी मजबूत है और PM मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नई सरकार वैश्विक अवसरों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए सुधारों के अगले चरण की शुरुआत भी कर सकती है। I think every estimate that was there for last year has been beaten, including CII's own estimate. But we believe the best is yet to come. And we are more optimistic than, all the reports or the estimates that have come out from agencies within and outside India. They have a figure which is somewhere in the region of 7, little bit plus minus, you can say. We are more optimistic, it is 8. That is the estimate by CII. Why are we so optimistic? I think first of all, we recognize that we are onto a very strong foundation because of a lot of policy interventions on ease of doing business and so on and so forth that has happened in the past, put the economy on a much stronger wicket today. When we are starting the year, we are seeing the high frequency indicators are very robust. Yeah. And we think certain facets will improve going forward. We're already seeing that the things like the monsoons are going to get better, so agriculture production could be better. There are many factors that are going to improve. We also expect global trade to be better. तो CII के नए प्रेसिडेंट एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर अपना विश्वास जताते हुए
और भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार शानदार प्रदर्शन और तेज रफ्तार को देखते हुए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के सकारात्मक संकेत दिए हैं। मूडीज़ ने एक बार फिर से कहा कि घरेलू मांग में वृद्धि के चलते भारत 2024 की दूसरी छमाही में एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रह सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्यात में आई तेजी, स्थानीय मांग में बढ़त और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च से भारतीय अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रदर्शन जारी रहेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चुनाव के बाद नई विकास नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने से जो स्थिति है वो और भी बेहतर हो सकती है। आपको बता दें कि 2024 की पहली छमाही में भारत, फिलीपींस और इंडोनेशिया विकास के मामले में आगे रहे हैं। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.8% और उसके बाद 2025 में 6.5% से बढ़ने का अनुमान जताया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक 22 जून 2024 को नई दिल्ली में होने वाली है। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक अक्टूबर 2023 में हुई थी। जीएसटी परिषद के आधिकारिक एक्स हैंडल ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी और परिषद की बैठक का भी एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि पहले से प्रथा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री 53वीं वस्तु और सेवा कर परिषद की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों सहित अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद कर दरों, नीति परिवर्तन और प्रशासनिक मुद्दों सहित जीएसटी से संबंधित मसलों पर विचार विमर्श करने के लिए समय समय पर बैठक करती रहती है। रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने नई सरकार के तहत रक्षा मंत्रालय के पहले 100 दिनों की कार्ययोजना पर एक समीक्षा बैठक की है। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने भारत के सैन्य क्षेत्र को और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रतिबद्धता जताई। साथ ही रक्षा निर्यात में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर निर्यात के लक्ष्य भी साझा किए। उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा निर्यात को मौजूदा 21,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 28-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के लिए कड़ी मेहनत करेगी। बैठक में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा की गई। हम चाहते हैं कि सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं। ये हमारा उद्देश्य है। और देख लेते हैं आज बाजारों की शुरुआत किस तरह से हुई। गिफ्ट निफ्टी से आज जो नकारात्मक संकेत मिले थे उसके मुताबिक आज बाजार काफ़ी फ्लैट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केवल 2 अंकों पर 23,418 का स्तर दिखाई दिया। लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले देखें सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के साथ जो शुरुआत हुई थी वो फिलहाल अभी सेंसेक्स 73 अंक नीचे खुलता हुआ दिखाई दिया। इस वक्त ये 200 से ज़्यादा अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी 50 में भी गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी। निफ्टी 50 फिलहाल 40 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। ये शुरुआती रुझान नेगेटिव बायस के साथ 23,370 के आसपास निफ्टी 50 की ओपनिंग हुई, जहां पर इस वक्त मुनाफा हो रहा है। टॉप गेनर्स की लिस्ट में श्रीराम फाइनेंस 1.5% ऊपर, हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.3%, ग्रासिम ब्रिटानिया और आयशर मोटर्स में भी बढ़त दिखाई दी है। आज गिरने वाले शेयर्स में टेक महिंद्रा, JSW स्टील, विप्रो, कोटक महिंद्रा और NTPC जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। ग्लोबल मार्केट अपडेट्स में देख लेते हैं। अमेरिकी बाजारों में इस वक्त देखें तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स में गिरावट है। S&P 500 और नैस्डैक में बढ़त के साथ आज कारोबार दिखाई दे रहा है। एशियाई बाज़ारों की तरफ निगाह डालें तो मिला जुला रुख वहाँ पर देखने को मिल रहा है। एशियाई बाज़ारों में निक्की यानी जापान के प्रमुख बाजार निक्की 225 में 240 अंकों की बढ़त है। हैंगसेंग में गिरावट का दौर दिखाई दे रहा है। कॉस्पी फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख रहा है। क्रूड ऑयल $82.28 प्रति बैरल के स्तर पर बना हुआ है। थोड़ी सी गिरावट कल के मुकाबले आज क्रूड ऑयल में दिखाई दी। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हमारा आज का फोकस आज रहेगा गति शक्ति योजना पर। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today.
Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इकोनॉमी टुडे में, और अब बात करते हैं आज के फोकस की। और आज के फोकस में हम चर्चा करेंगे गति शक्ति परियोजना की, क्योंकि जो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है उसमें गति शक्ति यानी बुनियादी ढांचे के विकास पर किस तरह से फोकस रहने वाला है। भारत की एक एकीकृत बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजना है। करीब 36 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 43 मंत्रालय अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। 1530 डेटा सेट के आधार पर बुनियादी ढांचे के कार्यक्रमों पर फैसला होता है। ये काफ़ी अहम इसलिए क्योंकि 2022 में जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का ऐलान किया गया था उसके तहत हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको 10% से नीचे ले आना देश के सामने लक्ष्य है, और इस पर लगातार कार्य भी कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत ने खुद के लॉजिस्टिक लागत को अपने फार्मूलों के आधार पर तय करना शुरू किया है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस यूनिफॉर्म यूलिप की शुरुआत की जा चुकी है। 615 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ इस प्लेटफॉर्म पर फिलहाल पंजीकृत हो चुकी हैं। पीएम गति शक्ति में अब तक क्या क्या हुआ हम आपको बता रहे हैं। सेक्टर के समाधान के लिए ई-लॉक्स की शुरुआत हुई है, डिजिटल समाधान के लिए, और ऐसा जो डेटा सेट्स हैं उसके आधार पर जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है ट्रांसपोर्ट को लेकर के, उसमें कार्गो पर विशेष फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की शुरुआत भी हो चुकी है और कई सारे राज्यों को इसमें शामिल किया गया है और उनके प्रदर्शन के आधार पर उनको रैंकिंग दी जाती है। प्रोफेसर मनोज चौधरी जो कि कुलपति है गति शक्ति विश्वविद्यालय के, हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब वक्त निकालने के लिए, आपको शुक्रिया। और सबसे पहला सवाल यही कि किस तरह से गति शक्ति को उम्मीद है, आप लोगों को उम्मीद है तीसरे कार्यकाल में लगातार निरंतरता, नीतियों की जो निरंतरता है कैसे बुनियादी ढांचे पर फोकस करती नजर आएगी? जैसा कि अभी अभी आपने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी है, तेजी बरकरार रहेगी और तेजी से आगे बढ़ेगी, सारी रेटिंग एजेंसीज भी यही बता रही है। और आपने अभी अभी बताया भी कि उसमें एक मुख्य चीज है बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट तो होते रहे और बढ़ते रहे, पर गति शक्ति योजना के अंतर्गत एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का सामंजस्य बिठाकर सतत रूप से, समग्र रूप से विकास करने के लिए अगर आप देखें तो उसके लिए ये योजना बनी है। इस पर्टिकुलर चीज के अंदर में अभी आपने इंटरिम बजट में भी जब हमने बात किया था कि सारे सेक्टर्स में भले रेलवे के अंदर में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो डेवलपमेंट्स भले नए रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का हो, नई ट्रैक लाइंस बिछाने का हो, इलेक्ट्रिफिकेशन को और आगे बढ़ाने का हो, जनरल बोगीज को कन्वर्ट करके वंदे भारत के स्टैंडर्ड के बनाने का हो, रेल सागर परियोजना हो, एनर्जी मिनरल्स और सीमेंट के कॉरिडोर्स बनाने का हो, या हाईवेज के अंदर में भी जो तेजी से ग्रोथ हो रही है, ऑलमोस्ट 35-36 किलोमीटर पर डे जो नेशनल हाईवेज बिछाए जा रहे हैं। हम एयरपोर्ट्स का देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पिछले 10 सालों के अंदर में। हम देखें तो मैरीटाइम सेक्टर के अंदर में कितनी तेजी से अंदर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो गति शक्ति प्लान के अंतर्गत इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टॉपिक्स को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत एक संस्था जो बाइसेग है गांधीनगर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इनेबल कर रही है थ्रू द टेक्नोलॉजी इनेबल डेवलपमेंट फॉर द एंटायर गति शक्ति टूल। अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सब काम होते रहे। इसके अलावा सबसे मुख्य चीज जो मैं इस समय बताना चाहूंगा कि गति शक्ति प्लान का यूसेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अलावा एरिया डेवलपमेंट प्लान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, सोशल सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है कि हम किस गांव में किस लोकेशन पे स्कूल बनाएं, हेल्थ सेंटर बनाएं, उसके लिए भी गति शक्ति प्लान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। किस इंडस्ट्रियल इकाई के आसपास किस तरह की स्किल चाहिए, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी गति शक्ति टूल का यूसेज अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूसेज बनता जा रहा है।
थोड़ा सा हमें ये समझाइए प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप सामान्य आदमी नहीं समझता है कि ये डेटा लेयर्स हमारे पास जो हैं वो कैसे मदद कर रहे हैं हमें और ज़्यादा एफिशिएंट प्रोजेक्ट बनाने में। साथ ही साथ जो आपने जिक्र किया कि इसका सोशल इम्पैक्ट भी है, तो अब केवल आर्थिक नज़रिए से नहीं बल्कि सामाजिक नज़रिए से भी गतिशक्ति को जोड़ना और बहुत सारे जो सामाजिक कार्यक्रम से जुड़े हुए मंत्रालय हैं उनको भी ऑन बोर्ड करना शायद अब अगला कदम होने जा रहा है। हाँ, तो इसके अंदर में जैसे अगर हम किसी भी एरिया के अंदर में कोई भी नया एस्टेब्लिशमेंट मान लो बनाना चाहें, कोई औद्योगिक इकाई लगाना चाहें, तो उसके लिए हमें सबसे जरूरी चीजें होती है कि हम आसपास में देखें कि वहाँ का इकोसिस्टम किस तरह का। डेटा लेयर एक तरह का इकोसिस्टम का अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ का लैंड अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ पे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे हैं, वहाँ पे अगर स्किल्ड वर्कर चाहिए होंगे तो वो हमको किस तरह से मिलेंगे। तो वहाँ की आसपास की हम जो लैंड ले रहे हैं उसके आसपास की लैंड में दूसरी यूनिट्स, दूसरे विभाग किस तरह से अपने डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं। क्या अगर आगे चल के हम डेवलपमेंट अपना आइसोलेटेड मैनर में करें तो उसके कारण में कौन सी बाधाएं आ सकती है। इन सब चीजों का अगर हम पहले से विजुअलाइज कर पाए और एक प्लान बना पाए, जो प्लान एक तरह से ऐसा हो कि हमें पता है सभी विभागों की उसमें स्वीकृति है, तो हमारा प्लान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और उसमें कोई रुकावट भी नहीं आएगी। जब रुकावट नहीं आएगी तो हमारे प्रोजेक्ट टाइम पे पूरे होंगे, तो उसके अंदर में कॉस्ट की वजह से जो डिलेज होते हैं वो कंट्रोल में होंगे। उसकी तरीके से कोई प्रोजेक्ट अगर टाइम पे पूरा होगा तो जो भी प्रोजेक्ट बनता है भारत के अंदर में हम सब लोगों की टैक्सेस के ऊपर, टैक्स पेयर्स मनी के ऊपर बनता है। तो हम सारे लोग भारतीय ये चाहते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स बने उसका हमें जल्दी से जल्दी उपयोग मिल सके। तो अगर प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, टाइम पे कंप्लीट होगा, तो हम सारे लोग उसको जल्दी से उपयोग ले पाएंगे। आप सही कह रहे हैं कि जो एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो कॉस्ट ओवररन हो जाता है, जो टाइम ओवररन हो जाता है, अगर उससे वो बचत होती है तो वो भी अर्थव्यवस्था में एक तरह से कंट्रीब्यूशन ही है। लेकिन सर क्या अब ये भी समझ में आ रहा है कि पीएम गति शक्ति पर दूसरे देशों की भी निगाहें हैं? जो एग्जाम्पल भारत ने सेट किया है, अब दूसरे देश भी इस पर काम करना चाहते हैं। आप लोगों की कुछ बात हुई है कुछ देशों के साथ? कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो भारत शेयर कर सकता है अपने पड़ोसी देशों के साथ में? व्यक्तिगत रूप से मेरी बात नहीं हुई है। ये बात अलग है कि कई देशों के ऑफिसर्स यहाँ पे गति शक्ति के रिलेटेड ट्रेनिंग करना चाहते हैं और उस तरह के प्रपोजल्स अभी डिस्कशन में है। पर कुछ दिन पहले जब आपने हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी को भी सुना होगा कि बहुत सारी कंट्रीज गति शक्ति टूल को लेने में रुचि दिखा रही है, और ये भी सच है कि गति शक्ति टूल के बारे में काफी कंट्रीज का इंटरेस्ट है। इसके ज्यादा इस समय पे मेरे लिए बता पाना कुछ और उचित नहीं। प्रोफेसर साहब बहुत धन्यवाद, वक्त मेरे पास इतना ही है और हम लगातार दूसरे सेक्टर्स पर जिन पर आप निगाह रखते हैं आपसे लगातार हम बात करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और अब नज़र डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर, लेकिन पूरी इकॉनमी टुडे की टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।